अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साम दुरानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्टेट अफेयर्स। नाज़रीन, कल के प्रोग्राम में हमने जहां पे अपने डिस्कशन को छोड़ा था, अगर आज के मैं टॉपिक की बात करता हूं तो ना चाहते हुए भी हमारी डिस्कशन जो है वो वहीं से शुरू होगी जहां से हमने कल की डिस्कशन छोड़ी थी। मतलब ये कि सेनेट इलेक्शन, उसके रिजल्ट और उसके बाद जो चहमगोइयाँ शुरू हुई थी। लेकिन इसके दरमियान में अगर हम देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जहाँ पे ना चाहते हुए भी बहुत सारी जगहों से तहरीक इंसाफ के ऊपर जो है वो ताक ताक के निशाने लगाए जा रहे हैं। और अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो एक बहुत बड़ा तख्ता मश्क बन चुके हैं और उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि जनाब अली अमीन गंडापुर साहब ने जानबूझकर वफाकी हुकूमत को सेनेट के अंदर 2/3 अक्सरियत दिलवाई। अगरचे कि वो बड़ी आसानी से, जितने वोट उनके पास मौजूद थे, बड़ी आसानी से 8 सीटें वो जीत सकते थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ 5 के ऊपर इत्तफाक किया। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह थी कि क्या मुराद सईद साहब जो हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो पैटर इन चीफ की जो पहली चॉइस थे या हैं, जिनको के सेनेट के अंदर लेके आया गया है कि क्या वो अपना हलफ उठा सकेंगे। क्योंकि वो एक अरसा हो चुका है कि वो इस जो है वो तमाम के तमाम कवानीन से रोपोश होकर बैठे हुए हैं और अब वो एक सेनेटर के तौर पे वो इलेक्ट भी हो चुके हैं। और उसके बाद अभी क्या चीज़ें बनेंगी। इसके अलावा अगर हम दूसरी जानब देखते हैं तो शेर अफजल मरवत साहब की जानब से बड़े बुलंद व बांग दावे भी किए गए हैं और इल्ज़ामात की बौछार भी की गई है इन चीज़ों पे। और उसके साथ दूसरी जानब अगर हम देखते हैं तो जो सबसे इस वक्त मुतमईन जो पार्टी या पॉलिटिकल पार्टी की अगर मैं बात करता हूं तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जो कि बहुत कम वोट होने के बावजूद भी तहरीक इंसाफ के मुकाबले में वो अपने 2 सेनेटर्स कामयाब करवा कर इस वक्त सेनेट के अंदर नंबर 1 पे या फहरिस्त के अंदर टॉप ऑफ द लिस्ट आ चुकी है और वो 26 सीटों के साथ अपना प्राइम टाइम इंजॉय कर रहे हैं। और उनसे ये भी बात पूछेंगे कि ऐसा कौन सी चीज़ें हैं जो कि अब वो फोर्सी कर रहे हैं 26 सीटों के साथ नंबर 1 होने के बाद। और हुकूमत जो है वो कौमी असम्बली के बाद सेनेट के अंदर भी वो 2/3 अक्सरियत जो है हासिल कर चुकी है। लेजिस्लेशन क्या होगी, कैसे होगी, किस तरह की होगी, दरमियान में जो है वो 5 अगस्त की जो बाज़ गश्त है उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। पैटर इन चीफ की जानब से बाकायदा तौर पर ये जो उनका पैगाम जो है वो बाहर आ चुका है कि जनाब अब तो जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा। इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ जो है वो आज मौजूद हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो पीटीआई की जानब से हमारे साथ मौजूद हैं ज़हीर अब्बास साहब, मलक ज़हीर अब्बास साहब, और पीपल्स पार्टी से शहजाद शफी साहब, और मुस्लिम लीग नून की जानब से मैडम शाजिया रिजवान साहबा जो है वो हमारे साथ आज प्रोग्राम में शामिल होगी। तो सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि मैं ज़हीर अब्बास साहब से ही बात करूँ। ज़हीर अब्बास साहब, सर कैसे मिजाज हैं सर आपके? जी शुक्र है अल्लाह का दुरानी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा शुक्र है। अच्छा सर जी, मुझे ये बताएं कि सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ये जो 5 अगस्त की जो डेट दे दी गई है बानी तहरीक की जानब से, जलसे जुलूस की या तहरीक की या आप ये कहते हैं कि धरनों की, तो मुल्क गिर जो वो हड़ताल का ऐलान किया गया है, तो आप सर कैसे देखते हैं कि किस तरह से जो है वो तहरीक इंसाफ जो है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर इन चीज़ों को मैनेज कर पाएगी? जी बहुत शुक्रिया दुरानी साहब आपका। जी देखें, गुजारिश ये है कि जब से इमरान खान साहब को अरेस्ट किया गया है, आज उसको अगस्त में 2 साल 5 अगस्त को हो जाएंगे जी। और उस हवाले से जो इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी हुई थी वो उनकी हुकूमत को टॉपल किया गया। और प्लस ये है कि एक साइफर के ज़रिए एक कानूनी और आइनी हुकूमत को ख़त्म करके एक जालिमाना निज़ाम जो है उसको नाफिज किया गया और उसी की पादाश में इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया। और तहरीक का जहाँ तक जिक्र है, तहरीक तो 5 अगस्त से पहले की ही शुरू है। ये अलग बात है कि उसमें जो जुल्म और बर्बरियत पाकिस्तान में इस वक्त हो रही है, जो पीटीआई के जो लीडर्स हैं उनको सजाएं दी जा रही हैं, 10-10 साल कैद की सजाएं दी जा रही हैं, कारकुनान के घर बार महफूज नहीं है, कारोबार महफूज नहीं है। उसके बावजूद जो है वो पीटीआई अपने तमाम तर मुश्किलों मुसीबतों के बावजूद अपने लीडर की रिहाई के लिए जो है वो हमदन गोश जो है वो तहरीक पर जो है वो उसको कामयाब करने के लिए, इमरान खान की रिहाई के लिए हर वक्त, हर दिन, हर घंटे वो यही सोच रहे हैं और उसी के लिए वो मुतहर्रिक हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। चले सर, आपका ये पॉइंट आ गया। दूसरी बात सर, आपने कहा कि वो साइफर के थ्रू जो हुकूमत को उतारा गया, तो सर जो मैं बतौर तालिब इल्म जो मेरी नाकस
जो मालूमात हैं, और उसके मुताबिक तो सर अदम एतमाद के थ्रू जो है वो बानी तहरीक उतारा गया था। चलें सर, वो तो हो गया, खैर है। मेरे साथ जो है वो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव है, मैं उनसे बेसिकली पूछना ये चाहता हूँ शहजाद शफी साहब से। शहजाद शफी साहब, ये जो अभी एक वक्त में हमने देखा था कि सिंध के अंदर, खासतौर पर अगर मैं कराची की बात करता हूँ, तो तहरीक इंसाफ की सबसे ज़्यादा जो सीटें जो थीं वो कराची के जो शहरी इलाकों में से थीं। लेकिन अब जो है इस दफ़ा तो खैर वो जो सीटें चले, वो ये कहते हैं कि जनाब आप फॉर्म 47 और फॉर्म 45 का वो जो एक इशू लेके बैठे हुए हैं, ठीक है, उनका एक बनता है, उनका वो कहते हैं कि उनको जमहूरी उनका हक है आप लोगों पे इतराज़ करना। लेकिन सर, क्या आप ये देख रहे हैं कि वाकई कराची से या इंटीरियर सिंध से या सिंध के बाकी जितने भी पूरे सिंध से इस दफ़ा सर ये जो एहतजाज की जो लहर उठेगी, या ख़ासतौर पर जिस तरह अभी ज़हीर भाई ने जो बड़ी अच्छी बात की है कि उन्होंने बताया कि 5 अगस्त को क्योंकि 2 साल पूरे हो जाएंगे, यानी कि दूसरी सालगिरह है, तो उस मौके के ऊपर सर क्या सिंध जो है वो उबल के उमड़ के सर वो आएगा सेंटर की तरफ? जी, थैंक यू हसाम। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बड़ी क्लियर कहूँ कि ये जो फार्म 45 और फार्म 47 की बात की जाती है, तो इसका इतलाक जो है ना पाकिस्तान की सियासत के अंदर भी ये इम्प्लीमेंट किसी हद तक सिंध के अंदर आप कह सकते हैं, कराची शहर के अंदर ज़रूर होता है, वो भी MKM की सीटों के हवाले से। ठीक है। देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इतनी सीट्स बनती थी, तो वहाँ पे भी शायद फार्म 45 और फार्म 47 के पॉइंट ऑफ व्यू से चंद सीटें कम की गई हैं। वरना तो सबसे बड़ा इशू तो पंजाब के अंदर है, डिस्प्यूटेड है, वहाँ पे सियासत चली है, और वहाँ पे भी हम समझते हैं कि जो सदर्न पंजाब है, सराकी बेल्ट है, खास तौर पे वहाँ से जितनी सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बनती थी, वो चाहे वो डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ हो, वो लिया हो, वो रहीम यार खान हो, बहावलपुर हो, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पे भी हम समझते हैं कि सीटें जो है ना वो बैलेंस्ड की गई हैं, क्योंकि लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक हमेशा से ही डेमोक्रेसी की स्ट्रगल करती रही है, आइन के ऊपर बात करती रही है, कानून के ऊपर बात करती रही है। तो तीसरा इलेक्शन है, तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद भी हम इस पॉलिटिकल प्रोसेस को, इस पार्लिमानी सिस्टम को कंटिन्यू करने के लिए बहुत सारी चीज़ें बादल नखास्ता एक्सेप्ट करके आगे बढ़ रहे होते हैं। पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग बहुत आसान होती है, लेकिन पार्लिमानी जिद्दोजहद के थ्रू आप चीज़ों को बचाएं, सिस्टम को बचाएं, वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। सही। एक तो मैं ये चीज़ सबसे पहले कह रहा हूँ। दूसरे पॉइंट जो आपने बताया है इनके एहतजाज के हवाले से, जी जी, किसी भी सियासी जमात का वो पॉलिटिकल राइट है, और वो कहीं भी पुरअमन एहतजाज करने का उनको हक है, वो कर सकते हैं। लेकिन ख़ास तौर पे जैसे आप सिंध की बात कर रहे थे, मेरा ये ख्याल कि सिंध के अंदर सिंध के लोगों को, क्योंकि ये सियासत ही जो पिछले टेन्योर से चली है 2018 से लेके ख़ास तौर पे आज तक जो सियासत इस मुल्क के अंदर चल रही है वो GT रोड की सियासत है। उस सियासत के अंदर पंजाब के अलावा इवन के मतलब उसमें सदर्न पंजाब का भी स्टेक नहीं है। पख्तूनख्वा सर आपने तो सर बहुत बड़ी बात कर दी है अपना सर जी, आपने तो बहुत बड़ी बात कर दी है। आपने तो बिल्कुल क्लियर कट कह दिया है कि जी शहजाद साहब, आपने तो बड़ी अजीब सी बात की है कि सिर्फ जो है वो GT रोड की सियासत है वही पाकिस्तान को लेके चल रही है। तो सर बलूचिस्तान किधर गया, सर सिंध किधर गया, मैं बाकी आपने जिसे इवन KP की है, गिलगित बल्तिस्तान है, आज़ाद कश्मीर है, सर इसका मतलब ये हुआ है कि आप तो सर डायरेक्टली हिट ये कर रहे हैं कि PTI जो है वो अगर उसको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम पहुंचा है या उसको कहीं पे गजंद पहुंची है, वो सिर्फ सर GT रोड वाली बेल्ट के ऊपर पहुंची है। मलक साहब, ज़हीर साहब, ये जो बात कर रहे हैं सर ये बिल्कुल दुरुस्त। आप क्या समझते हैं सर, आप सिर्फ पंजाब के और सिर्फ GT रोड की बेल्ट की पार्टी है सर? नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। आपने देखा कि 2018 में भी हमारी हुकूमत बनी और सारे सूबों में जो है वो PTI को बतौर एक मुल्कगीर पार्टी के तौर पर रिकग्नाइज किया गया और अवामुन नास ने हर सूबे से वोट डाले और सीटें हमारी आई। 2024 के इलेक्शन में भी ऐसा ही हुआ। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी चीज़ है। इस वक्त पाकिस्तान में एक ही अवामी पार्टी है जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और जो GB, कश्मीर और तमाम ऐसे एरियाज में भी उसका इन्फ्लुएंस है इमरान खान साहब की जो एक लीडरशिप को माना जाता है। तो मेरा ख्याल है किसी और पार्टी में ऐसी कोई दमखम नहीं रहा। जो मुस्लिम लीग नून है वो भी एक इलाकाई जमात बन के रह गई है। पीपल्स पार्टी भी एक सिंध तक महदूद है। इसके अलावा
आप देख रहे हैं, इसमें किसी भी एनालिस्ट को आप चेक कर लें तो चले मलक साहब आपके साथ तो सर मेरा थोड़ा मजाक का भी वो रहता है सर, क्योंकि हम लोग इकट्ठे एक ही कॉलोनी के अंदर आप है, आपका हल्का इंतखाब भी वही है जहां पे सर मैं रिहाइश पजीर हूं, आपके साथ अक्सर मुलाकात रहती है। सर अभी आपने जो बात किया तो मैं, अगर आप बुरा ना बनाए, मैं जरा लाइटन रोड में अगर उसको लेके चलूं, सर आप ये कहा करते थे कि 27 किलोमीटर का वज़ीर आज़म, सर वो आप बताएं 27 किलोमीटर का वज़ीर आज़म कहाँ रह गया, पहली बात। दूसरी बात आपने अभी बात की है कि वो सिर्फ इलाकाई पार्टी रह गई, सर इलाकाई पार्टी पंजाब में सर उनकी हुकूमत है सर, उसके अलावा सर अपना सेंटर में सर उनकी हुकूमत है, उसके अलावा अगर आप देखते हैं तो बलोचिस्तान में समझे उनकी हुकूमत है, ठीक है, सिंध में समझे उन्हीं की कोलिजन पार्टी है, वो लेके वहां पे उनकी हुकूमत बैठी हुई है। आप तो सर सिर्फ केपीके में, सर पिछले 13 साल से सिर्फ केपीके में आपकी हुकूमत है। अगर आपको सर कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर मैं आपको छेड़ूं थोड़ा सा, अगर मैं वैसे मजाक के तौर पर कहूं तो सर ये है कि आपकी पार्टी एक सूबाई पार्टी है ना सर, बाकी पार्टियां तो सूबाई नहीं है ना सर। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें आप जो है वो पाकिस्तान में इस वक्त जो निज़ाम में जो इस वक्त चल रहा है, जी। जो सिस्टम चल रहा है वो सबके सामने है, हर पार्टी उसका शिकार है। और जहाँ तक आप इस हुकूमत की बात करते हैं कि जो इस वक्त आप कह रहे हैं कि मुल्कीर हुकूमत इनकी है, तो ये तो इनके जो स्पीकर हैं वो तो अपने पार्लियामेंटेरियंस को बचा ही नहीं सकते। वहाँ पर जो एक 18वें 19वें ग्रेड का पुलिस अफसर जो है वो असेंबली के अंदर जाके MNAs को उठा के ले आता है, और प्लस ये कि कोई सेनेटर को अगर पीपल्स पार्टी के ही जो हमारे चेयरमैन है सेनेट, वो किसी को प्रोडक्शन आर्डर जारी करते हैं तो उनको ऑनर ही नहीं किया जाता। तो ये तो हुकूमत का हाल है। आप किस हुकूमत की बात कर रहे हैं? ये अपने गिरेबान के अंदर झांक के तो देखें कि ये सिर्फ एक रबर स्टैंप है जो कि इस वक्त इनको बतौर शील्ड इस्तेमाल किया जा रहा है, वरना तो इनको भी पता है कि इनके एक प्रोडक्शन आर्डर पे भी ऑनर नहीं होता। इनके स्पीकर असेंबली सरदार अयाज सादक जो है वो कस्टोडियन है नेशनल असेंबली के, लेकिन वो अपने किसी भी MNA को, किसी भी पार्लियामेंटेरियन को वो ना ही वो उनको आपका बड़ा वैलिड पॉइंट आ गया ज़हीर साहब, आपका बड़ा वैलिड पॉइंट आ गया। मैं ये इसी क्वेश्चन को मैं आगे जो ना शफी साहब के पास लेके जाता हूँ, क्योंकि अभी जो है ना थोड़ा सा मौसम की कुछ खराबी है, क्योंकि मैडम शाजिया जो है वो लाहौर में अवेलेबल नहीं है, वो शहर से बाहर है, तो उनसे 2 दफ़ा रब्ता हुआ है हमारा, लेकिन क्योंकि वो कुछ सिग्नल्स का कोई इशू है तो वो मुनक़ता हो रहा है, तो लिहाजा मैं मैडम के बजाय मैं जो है अपना शफी साहब से बात कर रहा हूँ। शफी साहब अभी जैसा इन्होंने बात की है प्रोडक्शन ऑर्डर्स की बात की है कि उसके ऊपर किसी किस्म का कोई अमल दरामद नहीं होता, तो सर मुझे भी सर थोड़ा बहुत याद पड़ रहा है कि सर एक ज़माने में जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और आप लोग जो अपोजिशन में थे, तो उस वक्त भी सर हमेशा ये प्रोडक्शन ऑर्डर्स का ही रोला पड़ा रहता था। इवन आप लोगों के माइक्स तक बंद कर दिए जाते थे कि आप किसी किस्म का जो है वो गुफ्तगू ना कर सके। बल्कि अभी अगर हम बात करता हूँ रिसेंट भी, तो अभी सोशल मीडिया के ऊपर कादर पटेल साहब की एक वीडियो बहुत जो है वो वायरल हो रही है, जिसमें वो उस वक्त के असद कैसर साहब का जो उस पर स्पीकर को भी थे और वो तकरीर कर रहे हैं, और उसके बाद कादर पटेल साहब को ये कह रहे हैं कि सर आपको याद आया वो वक्त के जब आप मेरा स्पीकर बंद कर दिए करते थे, बात नहीं करने देते थे, मैंने ना आपका स्पीकर बंद किया ना मैंने आपकी बात काटी। तो सर बात यह है कि आप क्या समझते हैं कि सर जो ये बातें बता रहे हैं आपके साथ भी सर ये सारी चीज़ें होती रही हैं कि सर आप इनके दौरे हुकूमत में बिल्कुल अच्छी तरह फ्लरिश कर रहे थे, अपनी अपोजिशन प्रॉपर तरीके से कर रहे थे, आपकी जो चीज़ें आप दे रहे थे, रिकमेंडेशन दे रहे थे, और वो प्रॉपर तरीके से उनको मनोवन कबूल भी किया जा रहा था सर? जी शफी साहब। जी थैंक यू साम। अगेन मैं यही बात कहूँगा कि आपने कोट की है कि ये दोस्त जो है ना PTI वाले बेचारे, इनको समझ नहीं आ रही कि ये क्या बात कहें, क्या बोलें। ये वही बातें रिपीट कर रहे हैं जो मुखालिफिन के साथ रवैया रखा। ये मकाफत अमल का शिकार है इस वक्त। डेफिनेटली पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम जो आज चल रहा है आज के दौर में आइडियल नहीं है, लेकिन PTI जो कुछ फेस कर रही है अपने बनाए हुए कुएं के अंदर खुद गिरी है। अच्छा सर कता कलामी माफ शफी भाई, शफी साहब, शहजाद साहब, कता कलामी माफ मैं जरा इंट्रोड्यूस करवा दूं। हमें अभी जो ज्वाइन किया रहनुमा मुस्लिम लीग नून से जो है वो ख्वाजा आसफ बाजवा साहब ने। आज आसफ बाजवा साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। बाजवा साहब आपको प्रोग्राम में वेलकम। सर काइंडली शफी साहब जरा कंटिन्यू कीजिएगा सर। जी मैं वही कह रहा हूँ कि अब स्पीकर कौमी असम्बली थे इनके असद कैसर साहब और डिप्टी स्पीकर थे कासिम सूरी साहब। आप पूरे का पूरा इनका रवैया देखें पार्लियामान के अंदर, इवन कि डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी, इन लोगों ने आप ये देखें एक अदम एतमाद की जो तहरीक थी मुकम्मल तौर पे आईनी और कानूनी थी, इसको उन्होंने आइन को नल एंड वाइड कर दिया। ये इस हद तक गए। प्रोडक्शन आर्डर्स के हिसाब से बात करेंगे तो उस वक्त जितने भी सियासी कैदी थे
जितनी मुश्किलात उनको प्रोटेक्शन ऑर्डर्स के के हवाले से पेश आई, वो किसी और जमात को नहीं पेश आ सकी। तो ये इस वक्त अपने ही खोदे हुए गड्ढे का शिकार है, मकाफात अमल का शिकार है, और केसेस का भी जमीन आसमान का डिफरेंस है। ओके। ये जिन केसेस के अंदर दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां घिरी हुई थी वो प्योर पॉलिटिकल केसेस थे। ठीक है। इस वक्त जो केसेस चल रहे हैं वो स्टेट रिलेटेड केसेस चल रहे हैं, जो सर ये तोशाखाना केस जो है, तोशाखाना 1, तोशाखाना 2, या वो जो था अलकादर ट्रस्ट, सर क्या वो स्टेट रिलेटेड क्राइम्स है सर? सर वो स्टेट रिलेटेड नहीं है तो वो कम से कम क्लियर करप्शन के केसेस तो है ना, चाहे 190 मिलियन पाउंड्स का केस हो, सारी चीजें एविडेंट केसेस हैं। ठीक है। ये वही बातें करते थे कि ये नैब है, ये एहतसाब है, ये फलाह है, ये फलाह है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि नैब समेत जितने भी इदारे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए बनाए गए हैं, ये तमाम सियासी जमातें आए बैठे हैं, डायलॉग करें और इन इदारों को डिपॉलिटिसाइज करें। ठीक हो गया सर आपका, सर ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया सर। अब मैं सर अब थोड़ा सा ये देखें, ये तो सर ब्लेम गेम तो चलती रहेगी, पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, तहरीक इंसाफ है, लेकिन सर अब हम जरा आते हैं मुद्दे के ऊपर। ये तो हमने बात कर ली कि ये अभी जो हमारा चलेगा 5 अगस्त को, क्योंकि 5 अगस्त को जो 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं, दूसरी सालगिरह है, ये तो सर हमारी डिस्कशन मुकम्मल हो चुकी है इसके ऊपर। बात सर अब ये है कि अब हम आते हैं कि सेनेट इलेक्शन के बाद सर अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लग रहा है कि वो इजीली 8 सीटें जीत सकते थे, लेकिन उन्होंने इत्तफाक किया सिर्फ 5 पे, मिली भगत के साथ, गवर्नमेंट के साथ। मतलब ये कि गवर्नमेंट का मतलब है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है, जो कि मैं अभी मलक साहब से जो है, मैं मलक साहब मैं आप ही की तरफ आ रहा हूँ, और मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि सेनेट इलेक्शन के लिए अली अमीन गंडापुर साहब ने हुकूमती जमातों के साथ भरपूर तरीके से मुज़ाकरात किए, लेकिन क्या आप इस बात को बताएंगे, इसको कंफर्म करेंगे कि आपके पैटर इन चीफ की रहाई के लिए उन्होंने कितने मुज़ाकरात किए सर? जी मलक साहब। जी देखें, बात यह है कि सेनेट की जहाँ तक आपने बात की है, ये तो इमरान खान साहब पे शुरू से ही मौक़िफ़ रहा है कि जी जब मुल्क में इस वक्त जब सेनेट के इलेक्शन होते हैं तो एक मंडी लग जाती है, और उस मंडी पे जो है वो कीमतें लगती हैं। उसके बाद फिर सर कता कलामी माफ सर देखिए, लास्ट जो इलेक्शन हुआ था उसके अंदर आपके जितने वोट थे आपको उतने ही मिले। इस दफा भी सर जितना आपके जितने वोट थे उतने ही वोट मिले। लिहाजा ये जो आप बात कर रहे हैं सर, ये तो बिल्कुल ही इस पर तो आप लकीर फेर दें, इससे आगे आए सर। नहीं, उस पर देखें, बात यह है कि मेरा अपना एक मौक़िफ़ है कि इस वक्त हम जो है वो जुल्म और बर्बरियत का शिकार हैं, और मेरे ज़ाती ओपिनियन के मुताबिक अली अमीन गंडापुर साहब को जो है वो अपने वोटों पर जो है वो उनको ट्रस्ट करना चाहिए था, और ये सेटलमेंट नहीं करनी चाहिए थी। अगर हमारी कौन सी हुकूमत है, हमें पता है तमाम अवाम को किस तरह से हमारे साथ सलूक हो रहा है, तो बेहतर होता कि अगर इलेक्शन हो जाता तो मेरे अपने ज़ाती राय में अगर इमरान खान साहब जीते तो शायद वो इसको इलेक्शन ही देते। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ है कि अगर अली अमीन गंडापुर साहब के साथ की तरफ अगर कोई पॉइंट जो है ये फिंगर पॉइंटिंग की जा रही है वो बिल्कुल दुरुस्त की जा रही है। आसिफ बाजवा साहब आप सर मैं आसिफ बाजवा साहब की तरफ आ रहा हूँ। बाजवा साहब आप सर बड़ा जेरे मूछ मुस्कुरा रहे हैं सर इनकी पूरी गुफ्तगू सुन के। सर आपने अली अमीन गंडापुर साहब को सर ऐसा कौन सा आपने उनको चीज कही है कि वो सर उन्होंने 8 के बजाय सिर्फ 5 बंदे खड़े किए और आपको 2 ताही अक्सरियत दिला दी सर उन्होंने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरानी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया और वक्त दिया। सर गुजारिश ये है कि मैं ये समझता हूँ बीइंग पॉलिटिकल वर्कर कि इमरान न्याजी साहब जो पैटर्न चीफ है पीटीआई के, जी जो बानी चेयरमैन है पीटीआई के, वो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के ऊपर काम कर रहे हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पे उन्होंने पंजाब में जिस किसी को भी, आलिया हमजा को या किसी और को उन्होंने जिम्मेदारियां सौंपी जी पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर्स की, जी तो उनके खिलाफ उन्होंने ऐसे बंदों को ला खड़ा किया जिन्होंने उनको टफ टाइम देना शुरू कर दिया। सर टफ टाइम नहीं, बल्कि आप ये कहें कि उनको स्क्रीन से आउट कर दिया सर। स्क्रीन से आउट कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, अब इसके अलावा आप देखें बैरिस्टर गौहर साहब के खिलाफ क्या क्या बातें नहीं होती जी। सलमान अकरम राजा साहब की बातें सुन लें जी,
आप दीगर जो इनके काबरीन हैं उनकी बात सुन लें जी। नंबर 2। नंबर 3, केपीके में सारी दुनिया ये कहती रही है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। सही, ये बात दुरुस्त है, आप इस बात को तस्लीम करते हैं, जुबान से ध्यान है। सर मैं तो नहीं कर रहा सर, वो सर अपना जहीर साहब करें तो करें सर, मैं तो नहीं करूंगा ना सर, मेरा तो काम क्वेश्चन पूछना है सर। मलिक साहब मेरे भाई हैं, शायद मुझे वो ना पहचान जाए इस वक्त, लेकिन मेरा उनका एक बड़ा अच्छा सा ताल्लुक भी रहा है। जी जी। अच्छा, मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि बानी पीटीआई की मर्जी के खिलाफ अली अमीन गंडापुर साहब कुछ नहीं कर सकते। ठीक हो गया, ना वो कुछ करते हैं। ठीक हो गया। ये दोनों तरफ खिलाना और लोगों को और कुछ बताना, और बानी पीटीआई का अली अमीन गंडापुर के खिलाफ एक दूसरे, क्या नाम है उनका, जिनको चेयरमैन पीएससी बनाया है, जुनैद अकबर साहब को, उनको खड़ा करना, ये भी एक कॉन्स्पिरेसी थियरी है। ठीक हो गया। और एक बात मैं आपको बड़े वसूख से ये कह सकता हूं, बीइंग पॉलिटिकल वर्कर ऑफ पीएमएलएन, जी, कि जो हुआ है, जो वहां पे गेम खेली गई है, जिन जिन लोगों के बच्चों को सेनेटर बनाया गया है, ये कॉन्स्पिरेसी थियरी के मुताबिक बनाया गया है। और नंबर 2, एक बात बता दूं जी, ये लोग ये कह रहे हैं कि वहां पैसों का लेन देन नहीं हुआ। हाँ जी। ये जो करोड़ों रुपए की ऑफर थी, इस गेम का हिस्सा थे बानी चेयरमैन। ठीक हो गया, पैटर्न चीफ। चले सर, ये तो सर ये तो जो इसका मतलब की ऑफर थी वो इसका हिस्सा थे। इसका मतलब सर इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर मैं आप अजराए तफन्नन सर, अगर मैं आपसे बात करूं तो आपने जो पैसे दिए थे इनके वोट सीटें खरीदने के, वो डायरेक्टली जो है पैटर्न चीफ के अकाउंट में गए हैं सर। देखें सर देखें, जिस तरह नहीं बाजवा साहब जिस तरह आपने बात की है सर, बाजवा साहब जिस तरह आपने बात की, सवाल तो ऐसे ही बनता है ना सर। फिर देखें सर, बात ये है कि ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। मेरी पैसेज ऑफ टाइम, आपको एक क्लू मिला है, ठीक है, और आप जैसे जो साफी हैं वो इसके जड़ों तक जाएंगे। ठीक है सर, आप फंसवाते हैं हमेशा, मुझे ही है, मेरे जैसे बंदों को फंसवाते हैं बाजवा साहब, खुद तो पॉलिटिशियन है, चुप करके आप निकल जाते हैं। शफी साहब, शहजाद साहब अभी आपने गुफ्तगू सुनी, आपने जहीर साहब की भी बात सुनी, आपने जो है वो अपना बाजवा साहब की बात सुनी, तो सर इन दोनों दौरान में जैसे बाजवा साहब मुस्कुरा रहे थे सर, आप भी सर मेरी तरह मुसलसल मुस्कुरा रहे हैं सर। असल बेनिफिट तो आप लोगों ने उठाया ना सर। नहीं सर, बेनिफिट तो नहीं होता, सियासत के अंदर मैच्योरिटी बहुत ज्यादा जो है ना वो मैटर करती है। हाँ। अभी सियासत शायद जहां पे ब्लेम गेम की चलती है, वो ब्लेम गेम, वही कह रहा हूं कि सियासत इस वक्त पाकिस्तान के अंदर वहीं पे चल रही है, सियासी जंग भी वहीं पे चल रही है। अगर कहीं पे इदारों के साथ जंग है जी, कहीं पे ब्यूरोक्रेसी के साथ जंग है, कहीं पे अवाम आमने सामने है, तो वो मैंने आपको एक रीजन मखसूस करके बताया कि वहीं से नैरेटिव बिल्ट होता है, वहीं से सियासत की जा रही है। वो समझ आ गई सर, वो आपने जीटी रोड का नाम ले लिया सर, वो बेसिकली आपने अंडर द बेल्ट हिट किया है सर पीटीआई को, कि पीटीआई जो है ना सिर्फ एक ही स्पेसिफिक एरिया की जमात है सर। टू बी वेरी ऑनेस्टली, ये सिर्फ पीटीआई की बात नहीं हो रही, इस मुल्क के, मैं एक एज अ सियासी कारकुन जी मैं सिर्फ यही बता रहा हूँ, इस मुल्क के अंदर एक जो हमारा अलमिया सियासी बन चुका है कि हमने सियासत की तरजीहात को सिर्फ स्पेसिफिक एक साइड पे लेना शुरू कर दिया। मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा था, मेरा हरगिज़ मकसद किसी एक मखसूस पार्टी के ऊपर नहीं था, क्योंकि इस वक्त सियासत के अंदर रुझान ही बन चुका है कि हमने जो इस मुल्क की जो 100% अवाम है, हमने उसकी सियासत नहीं करनी, हमने एक मखसूस तबके की सियासत के ऊपर खड़े होकर सियासी लीडर बनाने। सर ठीक है, आपका ये पॉइंट आ गया सर। मुझे सर मुझे पीछे से ना एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, तो इसी तरह से आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, और हम सर एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक से वापसी पे हम फिर इसी डिस्कशन को आगे लेके चलेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।